हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि रिलेशंस कैसे आया। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट प्रीरिक्विजिट है जिसमें हमें ये देखना है कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके, तो चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो कि एक सेट हमने ए एग्जांपल लिया, वो हमारे पास सेट ए है, दैट इज 1 2 3, और एक सेट बी हमारे पास है, दैट इज ए बी सी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं ना कि इस दोनों सेट के ऊपर कोई एक रिलेशन बनाए। रिलेशन इन द सेंस करने का मतलब क्या हुआ कि हम पेयरिंग करना चाहते हैं। तो पेयरिंग हमारे पास हो सकता है 1 ए, और पेयरिंग क्या हो सकता है हमारे पास 1 बी, और पेयरिंग हो सकता है 1 सी, ठीक है। तो ये जो पेयर है ना, इसी को पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्यों ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सेट्स में हमारे पास क्या था कि अगर 1 ए है और ए कोमा 1 है, तो ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। अगर 1 ए है एंड ए कोमा 1 है, बोथ आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो इस एग्जांपल के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हमारे पास। ऑर्डर्ड पेयर होता है, एक मिनट हम सेलेक्ट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, यस, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब क्या हुआ, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, उसका ऑर्डर मैटर करे, ऑर्डर सिग्निफिकेंट हो। तो अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट, एंड इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये पैरेंथेसिस हम लेते हैं, उसके अंदर ए कोमा बी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और इसमें जो हमारे पास, सिंस इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ये जो ए है इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फर्स्ट एंट्री बोलेंगे, और फर्स्ट एंट्री। और ये जो बी हमारे पास है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट और सेकेंड एंट्री। सिमिलरली और भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, फॉर एग्जांपल 2 3, ए सी, राम मोहन, और राम सीता। ये सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर में क्या ध्यान देने वाली बात है, ऑर्डर्ड पेयर में ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, ना कि सेट्स की तरह पे जहां पे हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो तो हमने ये भी समझ लिया, नोट में कुछ पॉइंट्स नोट्स करते हैं कि a कोमा बी इज जनरली नॉट इक्वल टू b कोमा ए। क्यों, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। अब एक बात यहां पे ध्यान समझते हैं, अगर मैंने बोला कि एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास 2 4, और ये इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर a बी के, तो बताओ कि इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, a, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 2, दैट मीन्स a शुड बी इक्वल टू 2। इसकी सेकेंड एंट्री क्या है 4, इसकी सेकेंड एंट्री क्या है b, दैट मीन्स b शुड बी इक्वल टू 4। तो अगर टू ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने इक्वल बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका फर्स्ट एंट्री सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगा, एंड इसकी सेकेंड एंट्री सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एंट्री के इक्वल होगा। तो नोट में हमारे पास सेकेंड पॉइंट यही है कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी, सी कोमा डी आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, एंड इफ एंड ओनली इफ को हम लोग शॉर्ट में इफ से डिनोट करते हैं। क्या बोला कि इसकी फर्स्ट एंट्री इसके फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगा, इसकी सेकेंड एंट्री इसके सेकेंड एंट्री के इक्वल होंगे। तो हमने अभी ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। अब मान लो कि हमें 3 नंबर्स का
पेयर बनाना है जिसमें ऑर्डर मैटर करे। तो मान लो कि हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी है, तो यहां पे 3 है, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। जैसे कि आप वेक्टर में जानते होंगे, एक आई कैप होता है, एक जे कैप होता है, एक के कैप होता है। तो अगर मैं बोलूं 2, 3, 4, दैट मीन्स ये आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे कैप को, ये के कैप को। यहां पे ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे कि आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ें, तो कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कोई भी पॉइंट है तो दैट इज एक्स कॉमा वाई, वहां ऑर्डर मैटर करता है। कैसे? आपका फर्स्ट जो होता है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड इज वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। तो इस टाइप के हम लोग जो पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ऑर्डर ट्रिपलेट अभी हमने समझा कि ए बी सी जहां पे 3 पेयर्स हो, 3 नंबर्स हो, उसके जो पार्टिकुलर ऑर्डर्ड होंगे ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बोलेंगे। और अगर 2 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फर्स्ट एंट्री इसके फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगा, इसका सेकेंड एंट्री इसके सेकेंड एंट्री के इक्वल होगा, एंड इसका थर्ड एंट्री इसके थर्ड एंट्री के इक्वल होगा। ठीक है, उसी को हमने लिखा है इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू डी मीन्स फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री इज इक्वल टू सेकेंड एंट्री, एंड थर्ड एंट्री इज इक्वल टू थर्ड एंट्री। ठीक है, तो चलिए अब हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझ लिया। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या ध्यान में रखना है कि 2 नंबर्स होंगे जिसमें उनका ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है कि एक आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर है और एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, बोथ आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए ट्राई कीजिए आप वीडियो को रोक करके। ठीक है, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या अपना आंसर रेडी करके रखिएगा, मैच कीजिएगा। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा? सिंस दिस 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दैट मीन्स फर्स्ट एंट्री शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकेंड एंट्री विल बी इक्वल टू सेकेंड एंट्री ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई एंड y की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पे भी एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, बोथ आर इक्वल, देन x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, दैट मीन्स फर्स्ट एंट्री विल बी इक्वल टू 6, x + y इक्वल टू 6, एंड सेकेंड एंट्री विल बी इक्वल टू 10, दैट मीन्स x - y इक्वल टू 10। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 + 2, देन आपके पास क्या आ जाएगा? 2x इक्वल टू 16, दैट मीन्स x इक्वल टू 8। और इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू -2। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। धीरे धीरे हम अपने मेन टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्यों लाया गया? तो सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर समझा। ऑर्डर्ड पेयर क्या बोला? कि 2 नंबर्स होंगे जिनमें उनका ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट्स समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। मान लो कि आपके पास शर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। किस किस कलर के शर्ट्स हैं आपके पास? तो आपके पास एक येलो कलर के शर्ट्स है सॉरी, एक पिंक कलर का शर्ट्स है और एक ब्लू कलर का शर्ट्स है। ठीक है, और आपके पास कुछ जीन्स है, जीन्स के भी कलर्स हैं। जनरली जीन्स के कलर्स ब्लू और ब्लैक ही होते हैं, बट चलो ठीक है। हमारे पास
एक जींस का कलर है दैट इज व्हाइट, एंड नेक्स्ट इज ग्रीन, एंड नेक्स्ट इज रेड। इस 3 कलर्स के जींस हैं। अब आपके माइंड में ये आया कि हम कितने डिफरेंट टाइप्स के मीन्स आउटफिट्स बना सकते हैं। आउटफिट्स इन द सेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा शर्ट होगा और हमारा जीन्स होगा, तो हम कितने डिफरेंट आउटफिट्स बना सकते हैं। कहने का मतलब एक आउटफिट ये हो सकता है, और सबसे पहले हम रखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, सबसे पहले शर्ट्स को रखेंगे और जीन्स को रखेंगे। तो अब बोलोगे एक तो हो सकता है कि येलो कलर का हम शर्ट्स ले लें और हम व्हाइट कलर के जीन्स को ले लें। ओके, तो इस टाइप से टोटल कितने डिफरेंट आउटफिट्स बन सकते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। हम बोलते हैं यार कि चलो ठीक है, हमारे पास 3 शर्ट्स है ना, येलो, पिंक एंड ब्लू। तो हम 3 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है विच रिप्रेजेंट्स पिंक कलर, एक ये है विच रिप्रेजेंट्स ब्लू कलर। सिमिलरली हमारे पास जींस है ना 3, तो हमने 3 लाइन इधर भी ड्रॉ कर लिया। एक व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रीन को, एक रेड को। ये जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा ना, ठीक है, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स होंगे हमारे पास शर्ट्स और जींस के कॉम्बिनेशन का। तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 9 पॉइंट्स पे। तो आपके पास कितने डिफरेंट आउटफिट्स हो गए? 9 आउटफिट्स हो गए। अगर मैं इस सभी को लिस्ट करूं आउटफिट के नाम से, आउटफिट्स के नाम से, तो स्टार्ट करते हैं येलो से। तो एक आपके पास येलो हो गया, येलो व्हाइट का कॉम्बिनेशन, येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन, येलो रेड का कॉम्बिनेशन, और एक आपके पास हो गया, अगर हम पिंक से स्टार्ट करते हैं, पिंक व्हाइट का कॉम्बिनेशन। मींस हर शर्ट को हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे अलाइन कर सकते हैं। तो हर शर्ट से हमारे पास 3 आउटफिट्स हो गए, डिफरेंट आउटफिट्स। तो हमारे पास पिंक हो गया येलो, पिंक ग्रीन हो गया आपके पास, एंड पिंक रेड हो गया। सिमिलरली ब्लू से हमारे पास ब्लू व्हाइट हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, एंड ब्लू रेड हो गया आपके पास। तो आपके पास टोटल कितने डिफरेंट आउटफिट्स होंगे? 9। अब आपका इच्छा है कि हम डेली नए नए डिफरेंट आउटफिट्स में जाए, तो कितने मैक्सिमम डिफरेंट हो सकते हैं? 9 डेज आप जा सकते हो। 10th डेज से रिपीटेशन होना ही है, ठीक है। ऐसा आउटफिट जरूर होगा जो आप पहले कभी पहने होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में हमने क्या किया, जो भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, कहां से? शर्ट से लेके जींस तक, जिसकी फर्स्ट एंट्री शर्ट्स होगी, सेकेंड एंट्री क्या होगी? जींस होगी। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें शर्ट्स और जींस का, जिसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस S क्रॉस J, दैट इज शर्ट्स क्रॉस जींस। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये क्या देगा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिसकी फर्स्ट एंट्री क्या हो? शर्ट्स हो, और सेकेंड एंट्री क्या हो? जींस हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आपको समझ लिए। और ये एग्जांपल कैसा लगा? मजेदार है ना? चलो ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मैंने क्या बोला? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A and B in the set of all ordered pair whose first coordinate belongs to A, or first entry belongs to A, and second entry or second coordinate belongs to B। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? A क्रॉस B से। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, अच्छा बताओ ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी whose first entry A belongs to A and second entry B belongs to B। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? A क्रॉस B। ठीक है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया थोड़ी देर पहले, ये हमारे पास एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास ये सारे डिफरेंट शर्ट्स हैं, ये हमारे पास सारे जीन्स हैं।
तो शर्ट्स क्रॉस जींस का जो हमारे पास आ रहा था, दैट इज वी हैव कॉल्ड इट एन आउटफिट्स। तो इसमें क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिसकी फर्स्ट एंट्री किससे बिलोंग कर रही है, शर्ट से, और सेकेंड एंट्री किससे बिलोंग कर रही है, जींस से बिलोंग कर रही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो सिमिलरली बी क्रॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा ए whose first entry belongs to B and second entry belongs to A. Means first entry belongs to B and second entry belongs to A. अब हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से और अच्छे से हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमारे पास एक सेट A दिया हुआ है, दैट इज ABC, एंड B सेट इज D, E एंड C सेट इज A, D। हमें निकालना A क्रॉस B। तो हमने क्या बोला, A क्रॉस B will be the set of all ordered pair A, B whose first entry comes from A and second entry comes from B। तो हम अगर यहां से फर्स्ट एंट्री A लिए तो सेकेंड एंट्री हमारा क्या हो सकता है, D हो सकता है, और अगर हम फर्स्ट एंट्री अगेन A लिए तो सेकेंड एंट्री E हो सकता है। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट एंट्री B लेते हैं तो सेकेंड एंट्री D हो सकता है हमारे पास, और अगेन अगर हम फर्स्ट एंट्री B लेते हैं तो सेकेंड एंट्री हमारा E हो सकता है। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट एंट्री C लिए तो हमारा सेकेंड एंट्री D हो सकता है, और अगर हम फर्स्ट एंट्री अगेन C लिए तो सेकेंड एंट्री E हो सकता है। ये सारे क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है A टू B। इसके सेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, A क्रॉस B बोलेंगे। क्या बोलेंगे, A क्रॉस B। तो B क्रॉस A हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स whose first entry comes from B and second entry comes from A। तो हम अगर फर्स्ट एंट्री D लेते हैं तो हमारे पास सेकेंड एंट्री A हो सकता है। अगेन अगर हम फर्स्ट एंट्री D लेते हैं तो सेकेंड एंट्री B हो सकता है। अगेन हम अगर फर्स्ट एंट्री D लेते हैं तो सेकेंड एंट्री हमारे पास C हो सकता है। मीन्स एक यहां से सिंगल एलिमेंट से हमारे पास 3 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। सिमिलरली E से आपके पास E अगर फर्स्ट एंट्री है तो A आपका सेकेंड एंट्री हो सकता है, और E, B हो सकता है, एंड E, C हो सकता है। तो ये जो हमारे पास आया, दिस इज कॉल्ड B क्रॉस A। तो हमने ये समझ लिया कि A क्रॉस हमारे पास क्या होता है, B क्या होता है। तो A क्रॉस B कहने का मतलब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर whose first entry comes from A and second entry comes from B. Similarly, B cross A is the set of all ordered pair whose first entry comes from B and second entry comes from A. नेक्स्ट निकालते हैं A क्रॉस B यूनियन C। तो उसके लिए सबसे पहले हमें B यूनियन C निकालना होगा। क्या होगा, तो B यूनियन C क्या है आपके पास, B यूनियन C हमारे पास हो जाएगा A D E, A A D E। ठीक है, तो हमें इसका क्रॉस चाहिए किसके साथ में, A के साथ में। तो हमने देखा कि A हमारे पास क्या है, A इज आवर ABC। तो अगर हम यहां से, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एंट्री कम्स फ्रॉम A एंड सेकेंड एंट्री कम्स फ्रॉम B यूनियन C। तो अगर फर्स्ट एंट्री A लेते हैं तो सेकेंड एंट्री कैन बी A। इस सभी का सेट याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी एक सेट होता है। अगर हम यहां पे अगेन A लिए तो D, अगेन A E, सिमिलरली B A, B D, B E, C A, C D एंड C E। ठीक है, एक चीज और देखो, क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल है। नंबर्स में जैसे होता है ना 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा है, नहीं। यहां पे देखो हमारे पास एलिमेंट है AD, यहां पे कहीं AD नहीं है भी तो DA,
और हम जानते हैं कि AD इज नॉट इक्वल टू DA। क्यों? क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू D एंड D इज नॉट इक्वल टू A। दैट मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज A इंटरसेक्शन C। तो बताओ A इंटरसेक्शन C क्या होगा? अगर हम A इंटरसेक्शन C निकालें, A इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या है? दैट इज ओनली A, है ना? देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ A कॉमन है। तो जब ओनली A कॉमन है, इसका किसके साथ में चाहिए? B के साथ में चाहिए। और B हमारे पास क्या है? दैट इज D, E। B इज D, E। तो निकालो A इंटरसेक्शन C क्रॉस B। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A। इसका हमारे पास क्या एलिमेंट है? D। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर व्हिच फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम A इंटरसेक्शन C, दैट इज A, D और A, E। ठीक है, तो यही टू हमारे पास हो जाएंगे, सेट्स हो जाएंगे, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर इसी में मैं बोलता, एक और एग्जांपल लेता, दैट इज A इंटरसेक्शन B क्रॉस C। तो A इंटरसेक्शन B देखो क्या है। अब बोलोगे A और B में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जब A और B में कुछ कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B इज फाइव। अब फाइव में कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? कुछ नहीं। दैट मीन्स ये भी क्या होगा? फाइव होगा। याद रखना, हम अभी लिखवाएंगे आपको नोट करके, वो सारे पॉइंट्स में बस आपको क्लियर कर देता हूं। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया कि जनरली A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं। और अगर A इक्वल टू फाइव है और B इक्वल टू फाइव है, दोनों में से कोई भी एक फाइव हो, तो A क्रॉस B भी क्या होगा? फाइव होगा। B क्रॉस A भी क्या होगा? फाइव। अभी देखा ना हमने, ये फाइव था, तो फाइनल आपका प्रोडक्ट भी क्या आया? फाइव। क्यों फाइव आया? क्योंकि जब यहां कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर में हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे क्या? कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या आ गया? फाइव आ गया, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है इफ आइदर ए और बी इज इंफिनिटी या इनफाइनाइट सेट, कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ए लिया दैट इज जीरो एंड हमने बी लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, 0,1 0,2 ऐसे करके सारे नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर फाइनाइट है? नहीं। तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें भी, इस पार्टिकुलर सेट में भी? इनफाइनाइट। दैट मीन्स ए और बी में कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है ना, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी देखा था दो मीन्स टू सेट्स पे देखा था। अगर थ्री सेट्स हो तो कुछ नहीं, ये ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर आएगा A, B, C, जिसकी फर्स्ट एंट्री A से बिलोंग करेगी, सेकेंड एंट्री B से बिलोंग करेगी एंड थर्ड एंट्री विल बिलोंग्स टू C। ठीक है, ओके। अब हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स देखा, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स देखा यहां से। तो अब मेरा ये सवाल आता है, क्या हम गेस कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एक तरीके का हमारे पास सेट्स है, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? देखते हैं इस सिचुएशन में। तो हमने बोला कि इसका प्रत्येक एलिमेंट्स, इसमें जितने एलिमेंट्स है उससे एसोसिएटेड होगा। मींस इसके लिए भी थ्री ऑर्डर्ड पेयर आएगा, इसके लिए भी थ्री ऑर्डर्ड पेयर, इसके लिए भी थ्री ऑर्डर्ड पेयर। दैट मीन्स 3 इंटू 3, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए? 9 आ गए। सिमिलरली हम यहां पे एग्जांपल लिए ए और बी, ए और बी हमने एग्जांपल लिया। तो ए और बी जब हमने यहां पे एग्जांपल लिया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए जो है कितने लोगों से एसोसिएटेड है? बी के टू टू पर्सन से एसोसिएटेड है, दैट इज ए डी और ए। मीन्स ए के वन एलिमेंट से टू ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। मीन्स इसके लिए भी टू, इसके लिए भी टू, इसके लिए भी टू। टोटल कितना आ गया? 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। और टू क्या है इस सेट की कार्डिनिटी? 3 क्या है इस सेट की कार्डिनिटी? दैट मीन्स कि हमारे पास अगर टू सेट्स हैं, एक की कार्डिनिटी n है, एक की कार्डिनिटी हमारे पास m है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू फाइनाइट सेट। क्यों फाइनाइट मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी हमने देखा कि कोई भी अगर एक सेट इनफाइनाइट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में, उसमें भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें टू फाइनाइट सेट लेना है। तो अगर टू फाइनाइट सेट है, एक की कार्डिनिटी n है, एक की कार्डिनिटी m है, तो a क्रॉस b दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b की कार्डिनिटी क्या हो जाएगी? n इंटू m हो जाएगी। अगर एक और सेट होता है दैट इज nc और इसकी कार्डिनिटी मान लो कि mnp होता, तो a क्रॉस b क्रॉस c की कार्डिनिटी कितनी हो जाती? अब बोलते हैं तीनों का प्रोडक्ट दैट इज n इंटू m इंटू p। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे a क्रॉस b में, दैट इज कार्डिनिटी ऑफ a इंटू कार्डिनिटी ऑफ b। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b क्रॉस c में कितने हो जाएंगे? कार्डिनिटी ऑफ a इंटू कार्डिनिटी ऑफ b इंटू कार्डिनिटी ऑफ c। ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है, एक A सेट दिया हुआ दैट इज 1 2 3 4 एंड B सेट इज A, B, then show that NA cross B means coordinate of A cross B is equal to NA into NB। सबसे पहले बताओ NA हमारे पास कितने हैं? दैट इज 4। NB कितने हैं हमारे पास? 2। ओके, सबसे पहले A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B क्या हो जाएगी? A क्रॉस B होगी set of all ordered pair whose first entry comes from set A and second entry comes from set B। तो हमारे पास हो जाएगा 1, A, 1, B, और हमारे पास हो जाएगा 2, A, 2, B, हमारे पास हो जाएगा 3, A, 3, B एंड 4, A एंड 4, B। तो बताओ इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं कि ये और ये अलग एलिमेंट्स हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसके एलिमेंट्स हमेशा हमेशा याद रखना, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हमेशा जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर है? टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर है। तो क्या एन ए क्रॉस बी कितनी आ गई आपके पास? 8 आ गई। क्या ये इक्वल है एन ए इंटू एन बी के? बिल्कुल इक्वल है, हो गया। और एक चीज और मैं बता देता हूं, दैट इज कार्डिनिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनिटी ऑफ बी क्रॉस ए। दोनों की कार्डिनिटी सेम होगी। वो अलग बात है कि दोनों सेम सेट्स नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट देयर कार्डिनिटी इज सेम। अब नेक्स्ट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स विथ इटसेल्फ। हमने एक सेट लिया A दैट इज 1 2 3। तो अगर हमें A क्रॉस A निकालना, ठीक है, हम A को एक बार और लिख देते हैं 1 2 3। तो A क्रॉस A कहने का मतलब इसका फर्स्ट एंट्री भी A से आएगा, सेकेंड एंट्री भी A से आएगा। दैट मीन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर व्हिच फर्स्ट एंट्री विल कम्स फ्रॉम A एंड सेकेंड एंट्री विल कम्स फ्रॉम A। इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे? 1, 1 and 1, 2 and 1, 3। Similarly 2, 1, 2, 2 and 2, 3। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। देखो इसमें कितनी इसकी कार्डिनिटी आई? एन ए क्रॉस ए की, तो एन ए क्रॉस ए की कार्डिनिटी आ गई 9, दैट इज 3 इंटू 3। ठीक है, तो ए क्रॉस ए कहने का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए, बी व्हिच फर्स्ट और सेकेंड एंट्री बोथ विल कम्स फ्रॉम ए। इसी को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो कार्डिनिटी ऑफ, अगर ए मान लो कि दिया हुआ है आपके पास, पी दिया हुआ है, तो कार्डिनिटी ऑफ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। कार्डिनिटी ऑफ ए इंटू मान लो कि 10 टाइम्स है, तो इसकी कार्डिनिटी क्या हो जाएगी? p टू द पावर 10। ठीक है, जितना टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा वो सेट खुद से, उतने p टू द पावर आ जाएंगे उसकी कार्डिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी तक हम लोग क्या
आप पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेशली 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी आप लोग बोल रहे थे। तो उसमें जो भी एलिमेंट्स लिस्टेड था उसका फर्स्ट एंट्री कहां से आ रहा था? आपका फर्स्ट एंट्री आ रहा था रियल नंबर्स। ये यहां आर जो है दिस इज रियल नंबर्स। क्या हमारे पास? रियल नंबर्स। और सेकेंड एंट्री भी कहां से आ रहा था? रियल नंबर से। ठीक है, तो आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन। और आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, अभी आप आगे चल के 3 डायमेंशंस पढ़ाओगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, उसमें देखोगे सारे जो होंगे ना कोऑर्डिनेट्स वो x, y, z के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर कोई स्पेस में पॉइंट है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, दैट इज x, y, z। ओके, अब कुछ फॉर्मूलाज है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पे, आपको इसे याद नहीं करना है, बस नोट करके रखो, मीन्स माइंड में रखो कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला है कि A क्रॉस B यूनियन C किसके इक्वल होगा? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आप A और B यूनियन C का निकालते हैं तो वो इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस C। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन है तो दैट विल बी इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अगर डिफरेंस है तो दैट विल बी इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। अगर आपके पास है A क्रॉस B इंटरसेक्शन S क्रॉस T, तो क्या हम सफल कर सकते हैं? इस दोनों में से कर सकते हैं, बट यहां पे ध्यान रहे कि हमारे पास क्या होगा, इसका फर्स्ट एंट्री इसके फर्स्ट एंट्री के साथ इंटरसेक्शन लेगा और इसका सेकेंड एंट्री इसके सेकेंड एंट्री के साथ इंटरसेक्शन लेगा। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन S क्रॉस B इंटरसेक्शन T। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी फर्स्ट एंट्री नहीं हो सकता है इसके एलिमेंट्स, तो इसका A इंटरसेक्शन S क्रॉस B इंटरसेक्शन T। अगर कभी ऐसा हो कि A आपके पास एक सेट है जो कि B का सबसेट है और आपने इसमें कोई और सेट मल्टीप्लाई किया दैट इज C, देन A क्रॉस C भी क्या होगा? B क्रॉस C का सबसेट होगा। सिमिलरली अगर A इज सबसेट ऑफ B है देन क्या होगा? A क्रॉस B, इसको ध्यान में रखना, A क्रॉस B, ठीक है, इंटरसेक्शन B क्रॉस A किसके इक्वल होगा? A स्क्वायर के इक्वल होगा। अब सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया A विच इज 1, 2 एंड सेट B इज 1, 2, 3। क्लियरली A इज सबसेट ऑफ B। अगर मैंने यहां A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A पूछा तो ऑब्वियसली वही एलिमेंट्स होंगे ना जो 1, 1 वाले होंगे, 2, 2 वाले होंगे, दैट इज A स्क्वायर। A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 1 और क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, 2 और क्या हो जाएंगे? 2, 1 एंड 2, 2। ये सारे एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि 1, 2 इधर होगा तो 2, 1 इधर भी होगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास अगर A is a subset of B and C is a subset of D, then A cross C will be subset of B cross D। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे या कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, आज से मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर क्वेश्चंस करो और एट द एंड आपके लिए क्वेश्चंस मिलेगा ही जिसको आपको करना है। करोगे ना आप? बिल्कुल करना है। ठीक है, और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारे पास इफ A एंड B बी 2 सेट्स एंड A क्रॉस B ये दिया हुआ है, देन फाइंड A एंड B। तो A क्या होगा? हमको पता है कि A क्रॉस B में ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एंट्री कहां से आते हैं? सेट A से आएगा और सेकेंड एंट्री हमारे पास कहां से आएंगे? सेट B से आएगा। तो फर्स्ट एंट्री कौन कौन सा है? एक 3 है और एक क्या है? 5 है। तो A विल बी दिस एंड व्हाट विल बी आवर B? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज,
दैट इज 3, और आपके पास क्या है 4, दिस नॉट बी 3, दिस शुड बी 2, दिस इज 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4। क्यों नहीं 3 हो सकता है, क्योंकि अगर 3 यहाँ पे है तो 5 के साथ भी तो 3 का पेयर्स होना चाहिए, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो दिस इज आवर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two sets and cardinality of A cross B equal to 6 and three elements of A cross B दिया हुआ है, these are the three elements, then find A cross B। आपको A cross B निकालना है। सबसे पहले देखो कि A क्रॉस B इक्वल टू 6 है, दैट मीन्स आइदर A में 2 एलिमेंट्स होंगे और B में 3, और आइदर A में 3 एलिमेंट्स होंगे और B में 2, या फिर A में 1 एलिमेंट्स होंगे B में 6, और हमारे पास आइदर हो सकता है कि हमारे पास A में 6 एलिमेंट हो B में 1 हो, यही पॉसिबिलिटीज है। तभी हमारे पास टोटल कार्डिनिटी कितनी आएगी A क्रॉस B की 6। यहां पे देखो कि दीज आर द 3 एलिमेंट्स, उसके फर्स्ट एंट्री को देखो तो इसका फर्स्ट एंट्री 1 2 3 है, दैट मीन्स A शुड बी 1 2 3, तो ऑब्वियसली B में 2 एलिमेंट्स होने चाहिए और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स यहां दिया हुआ भी है, दैट इज 3 5। आ गया ना? तो अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 एंड 3 5। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 6 एलिमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम धीरे धीरे रिलेशंस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, संबंध की ओर बढ़ रहे हैं, अब हमें संबंध बनाने हैं। ठीक है, दैट इज रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, रिलेशंस को डिफाइन करना है। तो हमारे पास है A एंड B आर टू सेट्स, देन फाइंड A क्रॉस B। तो सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड करते हैं। व्हाट विल बी आवर A क्रॉस B? A क्रॉस B विल बी 1 3 1 4 2 3 2 4, और इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी N A क्रॉस B? तो आप बोलोगे N A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। सिंस A क्रॉस B एक सेट्स है, इसके टोटल हम सारे सबसेट्स लिख सकते हैं। भाई कितने सबसेट्स हो जाएंगे, टोटल 16 सबसेट्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2 टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू 16। एक काम करता हूँ भाई, 16 नहीं लिख सकता हूँ, इसके एक एलिमेंट कम कर देता हूँ, तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी A क्रॉस B में एलिमेंट्स 2। ठीक है, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा रिमूव दिस एंड रिमूव दिस, इसके टोटल सबसेट्स लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका एक सबसेट हो जाएगा। अगर हम सबसेट्स को मान लो कि इसको R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट सबसेट विल बी एम्प्टी सेट दैट इज 5, कोई किसी से नहीं, यहाँ पे कोई हम एलिमेंट्स नहीं लिए। सेकेंड सबसेट दैट इज R2, दैट इज मान लो कि ओनली वन ऑर्डर पेयर लिए, दैट इज 1 3। नेक्स्ट R3, उसमें हमने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर पेयर लिया, दैट इज 2 3। एंड नेक्स्ट R4 हमने लिया जिसमें पूरा का पूरा A क्रॉस B ले लिया, दैट इज 1 3 एंड 2 3। तो अब ये है क्या, ये सारे एक सेट से आए आपके पास जो कि A क्रॉस B के सबसेट्स हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। हमारे पास एक सेट था दैट इज A, और एक अनदर वी हैव अनदर सेट दैट इज B। तो A हमारे पास है, एक B है। ठीक है, एक एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट्स है दैट इज 1 2 1 2, अब B के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, दैट इज 3 ओनली 3, ओनली वन एलिमेंट्स इज देयर 3। तो सबसे पहला अगर हम रिलेशन सॉरी सबसे पहला सेट, अभी हम रिलेशन नहीं बोल रहे हैं, बोल जाओ मैंने कुछ बोला है R1।
तो इसमें है कोई एलिमेंट्स नहीं, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसका मतलब ए के कोई भी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर है, दैट मीन्स वन इज एसोसिएटेड विथ थ्री, दैट मीन्स ओनली वन इज एसोसिएटेड विथ थ्री। ठीक है, सेकेंड में हमारे पास है दैट इज ओनली टू इज एसोसिएटेड विथ थ्री, और नेक्स्ट हमारे पास है दोनों 1 3 और 2 3। तो यही जो एसोसिएशन है ना, ये जो एसोसिएशन का सेट्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो यहां से हम समझ गए कि अगर कोई रिलेशन है ए टू बी में, इसके बीच में ए से बी के बीच में कोई रिलेशन है, तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट्स होगा। तो यही रिलेशन का डेफिनेशन है हमारे पास। क्या है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन यहां पे अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। चलो ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि यहां पे एक सेट ए दिया हुआ है, दैट इज शुभम, ऑब्वियसली में आदित्य एंड गोपाल, और एक अनदर सेट दिया हुआ दैट इज दिव्या, सुभानी एंड मुस्कान। हमने बोला कि एक रिलेशन है ब्रदर सिस्टर का। क्या है, दिव्या एंड सुभानी आर सिस्टर्स ऑफ शुभम। दिव्या और सुभानी किसके सिस्टर्स हैं, शुभम के सिस्टर्स हैं। ठीक है, एंड मुस्कान किसकी सिस्टर है, गोपाल की सिस्टर है, और मुस्कान आदित्य की भी सिस्टर है। दैट मीन्स गोपाल और आदित्य क्या होंगे, ब्रदर होंगे। अब इसी को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि इधर हमारे पास सेट ए है और इधर हमारे पास सेट बी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3 पर्सन है, शुभम आदित्य गोपाल। ओके, शुभम, दिस इज शुभम, दिस इज आदित्य एंड दिस इज गोपाल, एंड दिस साइड वी हैव दिव्या, सुभानी एंड मुस्कान। ठीक है, तो ये सारे जो क्रॉस बन रहे हैं ना हमारे पास, ये क्या बता रहा, ऑर्डर्ड पेयर बता रहा है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बता रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। हमने बोला कि शुभम, दिव्या एंड सुभानी इज सिस्टर्स ऑफ शुभम ओनली। तो दिव्या इज एसोसिएटेड विथ शुभम मीन्स एस डी, एंड सुभानी इज एसोसिएटेड विथ शुभम, दैट मीन्स एस कोमा एस एन। मीन्स एक तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, और साथ में क्या, मुस्कान इज सिस्टर ऑफ गोपाल, मीन्स गोपाल और मुस्कान, ये हो गया हमारे पास गोपाल मुस्कान, और एक आदित्य मुस्कान। तो ये जो हमारे पास आया ये रिलेशन, क्या ये रिलेशन इसी पार्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर से लिया गया है, उसी का स्मॉलर पार्ट है। यस, दैट मीन्स रिलेशन जो होगा यहां पे, अगर हम बात करें रिलेशन आर, वो हमारे पास क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन सा, एक शुभम दिव्या, एक शुभम सुभानी, एक आपके पास क्या, गोपाल मुस्कान, और एक आपके पास आदित्य मुस्कान। इसमें हमने सबसे पहले किसको रखा, ब्रदर को रखा। ठीक है, फिर हमने सिस्टर्स को लिया। तो ये जो हमारे पास आया, क्या ये इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, बिल्कुल इसका सबसेट है। देख रहे हो ए क्रॉस बी में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, उसमें से हमने ओनली 4 लिया। तो दैट मीन्स रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और अगर कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट, जैसे पार्टिकुलर मान लो कि ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, SH, D, this ordered pair belongs to R. That means शुभम is related to दिव्या। क्या हमारे पास यहां पे शुभम और मुस्कान
का ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बिलोंग कर रहा है आर में? नहीं। दैट मीन्स शुभम इज नॉट रिलेटेड टू मुस्कान। ये जो आर सिंबल है क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है कि वो दोनों रिलेटेड है या नहीं है। तो रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी। और इफ ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। नॉट रिलेटेड टू बी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू बी। अब चलो ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, भर भर के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। अब हम एक रिलेशन हम बोलें कि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। चेक करना है कि कौन इसमें से रिलेशन है या नहीं। एक हमने मान लो कि R1 लिखा, दैट इज 1,3 एंड 2,5 एंड 3,6। इज दिस अ रिलेशन? यस, दिस इज अ रिलेशन। क्यों? क्योंकि R1 किसका सबसेट है? दिस इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, आप A क्रॉस B निकाल लो, उसका देखो सबसेट। R2 देखते हैं, क्या हमारे पास मान लो कि यहां पे ले लिया, दैट इज 4,7 एंड 3,7। क्या ये हमारे पास एक रिलेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 जो इसकी फर्स्ट एंट्री है वो तो ए में है ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ रिलेशन। रिलेशन अगर कोई ए से बी तक डिफाइंड है, इसका मतलब उसकी फर्स्ट एंट्री, उसके प्रत्येक ऑर्डर की फर्स्ट एंट्री जो होगी वो ए से आएगी और सेकेंड एंट्री जो होगी वो बी से आएगी। ठीक है, इसी को हमने यहां पे लिखा कि अगर हमारे पास आर कोई सबसेट, आर कोई रिलेशन है, तो दैट विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी कहने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास रिलेशन था। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि रिलेशन क्या होता है? इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो बताओ ए क्रॉस बी का जब सबसेट है तो टोटल कितने डिफरेंट रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं ए टू बी में? वो जितने नंबर्स ऑफ इसके सबसेट होंगे। तो अगर हमारे पास कार्डिनिटी ऑफ ए इज एन एंड कार्डिनिटी ऑफ बी इज एम दिया गया है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनिटी कितनी होगी? एन एम होगी। तो जब ए क्रॉस बी में एन एम एलिमेंट्स है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर एन एम। और इतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन एम। ठीक है, ओके। तो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, चलो ठीक है। तो वीडियो लंबा है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो, आप तो ब्रेक ले सकते हो, हमें एक ही बार में रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, दिस इज आवर ए सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and are equal to the given set of ordered pair x, y where x plus 2y equal to 10। और x भी हमारे पास कहां से आना चाहिए? a से। y भी कहां से आना चाहिए? a से। दैट मीन्स ये रिलेशन डिफाइंड है a टू a। तो इसका मतलब ये रिलेशन किसका सबसेट होगा? a क्रॉस a का सबसेट होगा। ठीक है, तो हमें r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ऑब्वियसली ये जो हमारे पास फॉर्म दिया हुआ है, ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है हमारे पास? दैट इज स्टेट बिल्डर फॉर्म। और एक और फॉर्म होता है दैट इज एरो डायग्राम, हम उससे भी रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारे पास r क्या हो जाएगा? अब बताओ x क्या हो सकता है? x 1 हो सकता है। और x अगर हम 1 यहां पुट करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x 1 पुट किए तो 2y इक्वल टू 10, देन 2y की वैल्यू आ जाएगी 9, y इक्वल टू 9/2। मींस सेकेंड एंट्री भी किससे बिलोंग करना चाहिए? a से। क्या 9/2 a में है? नहीं, इसका मतलब 1 का किसी से रिलेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 2 है, अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, दैट मीन्स y इक्वल टू 4। 4 है क्या? है। तो हमारे पास सबसे पहला रिलेशन आया 2,4।
नेक्स्ट 3 पुट करेंगे, नहीं आएगा ऑब्वियसली। 10 में ऑड माइनस होगा, ऑड आएगा, उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट पुट कर सकते हैं, 4। अगर हमने 4 पुट किया तो 4 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ऑब्वियसली 3 है हमारे पास। नेक्स्ट अगर 5 पुट किया, नहीं कर सकते। 6 पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 6 प्लस 2y इक्वल टू 10, दैट इज 2y इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2, दैट इज 6,2। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 7 नहीं पुट कर सकते, 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, दैट इज 8,1। नेक्स्ट हम 10 अगर पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 0 आएगा, दैट मीन्स y इक्वल टू 0, और 0 है ही नहीं हमारे पास a में, तो हमारे पास यही सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी रिलेशन को अगर हम एरो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक सेट है A और दूसरा सेट भी A ही है भाई। तो जब दोनों सेट सेम ही है, इसके एलिमेंट्स कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कौन है, 10 भी है क्या, हाँ 10 भी है, चलो ठीक है 10 है ना, देख लो, हाँ है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ, ये भी हमारे पास A है, ये भी हमारे पास A है, तो 2 किससे एसोसिएटेड है, 4 से, 2 इज एसोसिएटेड विथ 4। नेक्स्ट 4 इज एसोसिएटेड विथ 3, 4 is associated with 3. Next 6 is associated with 2. Next 8 is associated with 1. यही सारे एसोसिएशन है, दैट मीन्स 2 is related to 4, 4 is related to 3 and 6 is related to 2. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट A दिया हुआ है 2, 4, 5, 6, 7 and set B is 2, 3. एक रिलेशन R is defined from A to B by set of ordered pair A, B, where A belongs to A and B belongs to B and A is divisible by B. A किससे डिविजिबल हो, B से डिविजिबल हो। तो ऑब्वियसली ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट को लिस्ट। तो A इज डिविजिबल बाय B, A किससे डिविजिबल होना चाहिए, B से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 2 हमारा 2 से डिविजिबल है, यस। क्या हमारा 4 2 से डिविजिबल है, यस। क्या हमारा 5 2 से डिविजिबल है, नहीं, मींस वो बिलोंग्स नहीं करेगा। क्या हमारा 6 2 से डिविजिबल है, यस। क्या हमारा 7 2 से डिविजिबल है, नहीं। नेक्स्ट, क्या 2 हमारा 3 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 4 3 से डिविजिबल है, नहीं। 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 डिविजिबल है 3 से। तो ये हमारे पास सेट आ गया, देख रहे हो हर किसी में A, B में A is completely divisible by B, A is completely divisible by B। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज आवर A, दिस इज आवर A एंड दिस इज आवर B, A B। हमारे पास A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, A में हमारे पास 2 4 5 6 7 एंड B में कौन कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 2 3। तो 2 हमारा 2 से एसोसिएटेड है, ठीक है। 4 हमारा 2 से एसोसिएटेड है, 6 हमारा 2 से एसोसिएटेड है एंड 6 हमारा 3 से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका डायग्रामेटिकली और एरो डायग्राम। अब हमने यहां तक अभी समझा, हमने रिलेशन समझा। अब यहां पे 3 टर्म्स आएंगे, दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन कहने का मतलब क्या हुआ कि वो रिलेशन जो है ना क्या इनपुट ले रहा है, और रेंज कहने का मतलब क्या हुआ, क्या वो आउटपुट दे रहा है। तो क्या समझे, डोमेन कहने का मतलब वो क्या रिलेशन क्या इनपुट लेगा, रेंज कहने का मतलब क्या वो रिलेशन क्या क्या आउटपुट दे सकता है, और कोडोमेन कहने का मतलब हुआ
कि हमारे पास जो रिलेशन है ना ए से बी तक डिफाइंड है, तो बी जो कंप्लीट सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे एक रिलेशन देखा है, दिस रिलेशन। अगर हम इस रिलेशन के बारे में बात करें, ये हमारे पास एक रिलेशन है। इस रिलेशन में अगर हम बात करें तो ये क्या क्या इनपुट ले सकता है, तो क्या 2 इनपुट ले रहा है, यस। क्या 4 इनपुट ले रहा है, यस। क्या 5 इनपुट ले रहा है, नहीं। तो ये जो हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 इनपुट ले रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो आउटपुट देगा, क्या क्या आउटपुट दे रहा है, तो ये आउटपुट दे रहा है 2 और 3 को। तो ये जो 2 3 होगा, दिस इज कॉल्ड आवर रेंज। और कोडोमेन क्या कह रहा है, मैंने बोला जो कंप्लीट सेट बी है, दैट इज 2,3 बी, अगर ए टू बी डिफाइंड है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। तो यहां पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक रिलेशन आर डिफाइंड है ए टू बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी, मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी। तो सबसे पहले रिलेशन को लिस्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो अगर -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। ओके, चलो सही है। 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 है हमारे पास, इसमें ले रहे हैं। 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। लेकिन 2 है, 2 का स्क्वायर क्या 4 है हमारे पास, नहीं। तो 2 इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो अब ये जो रिलेशन है ना ए से लेके बी के बीच में, किसके बीच में, ए से लेके बी के बीच में, ये हमारे पास ए है, ये बी है, दिस इज आवर रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। उसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट ए में -1, 0, 1 एंड 2, और यहां पे हमारे पास 1, 0, 2। तो -1 किससे एसोसिएटेड है, 1 से। 0 किससे एसोसिएटेड है, 0 से। 1 किससे एसोसिएटेड है, 1 से। और 2 किसी से एसोसिएटेड नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन है वो क्या इनपुट ले रहा है, तो -1, 0, 1। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन, -1, 0, 1, दिस इज कॉल्ड डोमेन। एंड व्हाट इज रेंज, जो आउटपुट दे रहा है, क्या क्या आउटपुट दे रहा है, 1, 0, दिस इज कॉल्ड रेंज। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, दिस कंप्लीट सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, ओके। तो हमने ये समझ लिया कि डोमेन क्या होता है। तो दूसरे फॉर्म में अगर हम बोले डोमेन को बोले, तो डोमेन जो होगा, अगर एक रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन डोमेन आपका क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर। जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के, आर के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो इसका मतलब हम देख रहे थे कि रेंज जो आता है ना वो बी से आता है। इसका मतलब रेंज किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। तो रेंज इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और जो कंप्लीट सेट बी है, पूरा का पूरा सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो हमने रेंज समझ लिया, डोमेन समझ लिया, कोडोमेन। डोमेन क्या होगा, जो भी रिलेशन है वो क्या इनपुट ले रहा है, या फिर उसके ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री क्या है। रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड एंट्री क्या है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए से बी अगर डिफाइंड है रिलेशन, तो बी जो कंप्लीट सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और अगर ए से ए ही डिफाइंड है तो ए ही कंप्लीट सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। ओके, अब हमने एक एग्जांपल, नॉट एग्जांपल, एक क्वेश्चन यहां पे लिया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक ए दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 1 2 3 4 5 6।
हमें एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए ओनली सच दैट x, y इक्वल टू x प्लस 1 और दोनों x और y किससे बिलोंग करेंगे? a से बिलोंग करें। राइट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो अगर हम यहां से 1 इनपुट ले तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 2 है हमारे पास 2 यहाँ पे। सिमिलरली 2 इनपुट लेंगे तो 3 मिलेगा, 3 इनपुट लेंगे तो 4 मिलेगा, 4 इनपुट लेंगे तो 5 मिलेगा और 5 इनपुट लेंगे तो 6 मिलेगा। लेकिन 6 इनपुट नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमें 7 मिलेगा, जो कि 7 हमारे पास ए में नहीं है। दोनों एलिमेंट्स किससे होने चाहिए? ए से होने चाहिए। अब इसका बताओ डोमेन क्या होगा? तो डोमेन होगा सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। क्या है फर्स्ट एंट्री भैया? 1 2 3 4 5। रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सेकेंड एंट्री, दैट इज 2 3 4 5 6। ठीक है, तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और कोडोमेन क्या हो जाएगा? तो सिंस वो ए से ए डिफाइंड है तो ए कंप्लीट सेट क्या हो जाएगा? कोडोमेन, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्लियरली दिख रहा है ना कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या? कोडोमेन। ठीक है, ओके। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज r इक्वल टू x, x प्लस 5, x बिलोंग्स टू दिस, राइट r इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मीन्स हमारे पास x इसी से बिलोंग करना चाहिए। तो r जो रिलेशन होगा दैट विल बी, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले तो हमारे पास 5 मिलेगा। देखो सेकेंड एंट्री के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें बस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। हमें ये नहीं बोला कि ये भी हमारे पास इससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 0,5 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1,6 हो जाएगा एंड 2,7, सिमिलरली 3,8 एंड 4,9 एंड हमारे पास 5,10। दिस इज आवर कंप्लीट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्डिनिटी के बेस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे है। तो अगर एन ए कार्डिनिटी ऑफ ए 4 दिया हो, कार्डिनिटी ऑफ बी, और एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हो 24, देन फाइंड एन सी। इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर लो तुरंत। आई थिंक आपको मन में आंसर आ गया होगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की कार्डिनिटी किसके इक्वल होती है? एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी। कितना हो जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास इसकी कार्डिनिटी हो जाएगी, इसकी दी गई 24, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू कार्डिनिटी ऑफ सी। यहां से कार्डिनिटी ऑफ सी आ जाएगा आपका कितना? 2। ठीक है, ओके। अब इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है? ठीक है, चलो। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन देखा, यहां पे एक रिलेशन देखा। इसी रिलेशन को हम लिखते हैं, हमने रिलेशन लिया r इक्वल टू दैट इज -1,1 एंड हमारे पास 1,1 एंड 0,0। ये हमारे पास एक रिलेशन है। कहां से कहां? a टू b, दैट इज a हमारे पास क्या था? -1,1, 0,2 मान लो, और b इज आवर दैट इज 1,0, एंड मान लो कि 5 है, दिस इज b। तो ये एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम a टू b। तो अगर r इनवर्स बोले ना, इसको हम r इनवर्स से डिनोट करेंगे, इनवर्स ऑफ रिलेशन r को r इनवर्स से। इसका मतलब ये मत समझना कि 1/r है दिस, और ये एक सिंबल है बस r इनवर्स को बोलने का, किसी भी चीज का इनवर्स। तो r इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? हम क्या करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर को सफल कर देंगे। मीन्स अगर a, b है तो वो क्या हो जाएगा? b, a हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? 1,-1, यहाँ 1,1 एंड क्या हो जाएगा? 0,0। तो क्या दोनों सेम है? नहीं है सेम। तो अगर R डिफाइंड है A टू B, A टू B, A टू B, then R inverse of that relation will define from B to A। कहां से डिफाइंड होगा? B से। देख रहे हो
1 और हमने क्या लिया -1, अगेन 1 1 0 0। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो क्या है हमारे पास इनवर्स? लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, then the inverse of R is denoted by R inverse. This is called R inverse, and it is a relation from B to A defined by R inverse. अगर B, A है, R inverse में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स A, B किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। मीन्स अगर R में A, B है तो R इनवर्स में B, A हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम किसी और का इनवर्स लिखते हैं। चलो ठीक है, हम लिखते हैं इसका इनवर्स लिखते हैं। तो इसका इनवर्स हमारे पास आर इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 2, 1। सारे ऑर्डर्ड पेयर को सफल कर दो, 3, 2 एंड 4, 3 और हमारे पास 5, 4 एंड 6, 5। ठीक है, ये हमारे पास आर इनवर्स। अगर मैं पूछूं कि इस पर्टिकुलर रिलेशन का डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री 2, 3, 4, 5, 6। रेंज क्या है, तो रेंज विल बी आवर 1, दैट इज 1 2 और आपके पास कितना 3 4 5 एंड व्हाट विल बी कोडोमेन, कोडोमेन। तो आप बोलोगे सर कि आर इनवर्स जो होता है ना वो बी टू ए डिफाइंड होता है, तो ए कंप्लीट सेट हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। दैट विल बी फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर आप दोनों को देखोगे ध्यान से तो क्या इसका जो डोमेन है, क्या इसका रेंज हो गया आर इनवर्स का, और इसका जो रेंज है इसका डोमेन हो गया। ठीक है, तो यहां से एक चीज पता चला कि इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या होता है कि डोमेन ऑफ आर जो होगा वो रेंज ऑफ आर इनवर्स बन जाएगा, और रेंज ऑफ आर जो होगा वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि इनवर्स क्या होता है। अब इस पे आया हुआ एक जेईई मेंस में क्वेश्चन है, जिसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोला कि एक आर रिलेशन है x, y, जहां पे x, y दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और x² + 3y² लेस देन इक्वल टू 8 इज ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, देन डोमेन ऑफ आर इनवर्स। कब आया क्वेश्चन, जेईई मेंस 2020 में। तो चलिए ट्राई करो, आप पहले ट्राई करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिलेशंस को रोस्टर फॉर्म में लिखा देंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बोला कि x² + 3y² लेस देन इक्वल टू 8। चलो हम पहले x की वैल्यू लेते हैं 0। तो 0 लेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो 0, 0 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, यस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। हम अगर यहां पे लेते हैं 0 लिए, क्या 1 0, 1 सेटिस्फाई करेगा, यस। क्या 0, -1, यस। क्या हमारे पास 0, 2 सेटिस्फाई करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, x को अब चेंज करते हैं, x को 1 रखते हैं। तो क्या 1, 0 सेटिस्फाई करेगा, यस। क्या -1, 0 सेटिस्फाई करेगा, यस। नेक्स्ट, क्या 1, 2 सेटिस्फाई करेगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, हम एलिमेंट को चेंज करते हैं। अब हम x लेते हैं, दैट इज 2। तो क्या 2, 0 सेटिस्फाई हो रहा है, यस। पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या -2, 0 सेटिस्फाई हो रहा है, यस। क्या हमारे पास 1, 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, हो रहा था, उसको भी हम लिख लेंगे। क्या हमारे पास 2, 1 सेटिस्फाई हो रहा है, यस। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 3 7, ओके। क्या हमारे पास -2, 1 सेटिस्फाई हो रहा है, यस। क्या हमारे पास -2, -1 सेटिस्फाई हो रहा है, यस। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज कि हमारे कौन सा एलिमेंट यहां पे छोड़ा था, 1, 1 1, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है।
एंड 1 कोमा माइनस वन भी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस वन कोमा वन भी कर रहा है, एंड माइनस वन कोमा माइनस वन भी कर रहा है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला हमें निकालना है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। हमें पता है कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल होता है, रेंज ऑफ आर को। तो क्या हमें आर इनवर्स निकालने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। तो इसका रेंज निकालिए कितना आएगा, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्री। क्या हो जाएगा सेकेंड एंट्री आपके पास, 0 1 -1। क्या हर जगह यही है ना, 0 0 0 0 1 -1 यही है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा किसका, आर इनवर्स का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 -1, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, इसको समझने से पहले हम 3 सेट लेते हैं, दैट इज ए बी सी। एक रिलेशन R1 डिफाइन करते हैं A टू B सच दैट 1,1 एंड 2,4। ठीक है, एक रिलेशन R2 डिफाइन करते हैं दैट इज फ्रॉम B टू C, दैट इज 1,1 एंड 5,25। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ना पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करता हूं, समझते हैं कि कैसे है ये। तो दिस इज आवर A, दिस इज आवर B एंड दिस इज आवर C। तीनों अलग अलग बन गया। और A में हमारे पास क्या है, तो A में हमारे पास है दिस इज 1 2 3। B में क्या हमारे पास 1 4 5 एंड C में क्या हमारे पास 1 25 36। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है R1 जो कि कहां से है, A टू B, दिस इज A, दिस इज B, एंड एक रिलेशन है R2 दैट इज फ्रॉम B टू C, R2। तो अगर मैं यहां पे देखूं R1 को देखूं तो R1 क्या है 1 1 2 4, दिस इज 1 1 एंड 2 4 ओनली। एंड R2 रिलेशन क्या है B से C में 1 1 एंड 1 1 1 एंड 5 25। तो हम चाहते हैं ना एक रिलेशन डिफाइन करे A से C के जो इस दोनों पैटर्न को फॉलो करे, वैसे इस दोनों को कंबाइन कर देना चाहते हैं। और हम कुछ इनपुट पुट करेंगे, कुछ आउटपुट आएगा। तो कौन कौन सा इनपुट पुट करने पे आउटपुट आएगा, तो क्या अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 से 1 कनेक्टेड है, फिर 1 से 1 आया। मीन्स अगर 1 पुट करेंगे A में तो हमें C में भी 1 मिलेगा। एक और ले लेते हैं, मान ले कि 3 इज एसोसिएटेड विथ 5, 3 इज एसोसिएटेड विथ 5, ये भी है। तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो 4 तो एसोसिएशन होगा, लेकिन 4 से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि B का C से रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब 2 हमारे पास नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट फाइनल क्या आएगा, ये 5 देगा, फिर ये 5 से क्या मिलेगा 25। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। और इस कंपोजिशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R2 O R1, ध्यान देना जिससे इनपुट लोगे ना वो R1 इधर आएगा, फिर ये मीन्स एक तरह से ये ऐसा है R2 के अंदर R1। तो हम इनपुट पुट करेंगे, ये लेगा, फिर ये कुछ आउटपुट देगा, उसको R2 लेगा, फिर R2 हमारे पास देगा फाइनल आउटपुट। जैसे यहां पे मैंने बोला कि R1 पहले हमने इनपुट दिया, फिर वो कुछ दिया, फिर वो R2 इनपुट लिया, फिर वो कुछ आउटपुट दिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस क्या होगा, let R1 be a relation from A to B and R2 be a relation from B to C, then the composition R1 and R2, अगर हम देखें R2 R1 और R2 inside R1 कहां से कहां डिफाइंड होगा, अगर ये A से B है, ये B से C है, तो वो A से C डिफाइंड होगा। डिफाइन फ्रॉम A से C कैसे डिफाइन करेंगे, A, C, दैट मीन्स A, B बिलोंग्स करना चाहिए R1 में एंड B, C बिलोंग करना चाहिए R2 में, फॉर सम B बिलोंग्स टू B। मीन्स होना तो चाहिए ना A का B से और B का C से। और सिमिलरली R1 और R2 क्या बोलेंगे, इसका मतलब R2 सबसे पहले इनपुट लेगा,
मीन्स R2 इनपुट लेगा A, B और फिर ये आउटपुट देगा कुछ B, C, वो R1 फिर फाइनली क्या देगा C, A, C। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या हुआ कि यहां से मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग, मान लो कि हमारे पास ये दोनों है, हम चाहते हैं दोनों को कंबाइन करें, तो इसको इनपुट देंगे तो बीच में क्या होगा हमें क्या पता। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आउटपुट देगा उसको इसको इनपुट भी लेना पड़ेगा, अगर नहीं ले रहा है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कोई कमांड नहीं दिया अभी, तो इसका बटन प्रेस करने से क्या होगा, क्योंकि आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कंपोजिशन है। इसको पिक्चर से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज A रिलेटेड टू 1, B रिलेटेड टू 2, C रिलेटेड टू 3, और हमारे पास ये रिलेशन है 1 अल्फा 2 बीटा। तो R2 ओ R1 कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले R1 से इनपुट आएगा। तो अगर A हम इनपुट करेंगे तो ये क्या दिया 1, और 1 ये फाइनली क्या दिया अल्फा, तो A, अल्फा। अगर B हम इनपुट किए तो ये दिया 2, यहां क्या मिला बीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। क्या C हमने इनपुट दिया 3, लेकिन 3 का कोई आउटपुट ही नहीं, तो कुछ नहीं। नेक्स्ट R1 ओ R2 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले R2 से इनपुट मिलेगा, R2 से R1 ओ R2, R2 से इनपुट मिलेगा। तो देखो कहां से मिलेगा, B टू C, ठीक है, लेकिन हमारा जो सेट R1 है वो कहां से इनपुट लेता है, A से B। तो ये जो आउटपुट देगा हमारे पास R2 जो हमारा आउटपुट देगा उसको तो हमारा A इनपुट ले ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर सपोज इनपुट ले रहा होता तो हम लिखते, मान लो कि हमने यहाँ पे एक सेट D डिफाइन किया, दैट इज D, और ये हमारे पास कुछ है, मान लो कि 1 9 6 है, और ये अल्फा इज एसोसिएटेड विद 1, बीटा इज एसोसिएटेड विद 9 एंड गामा इज एसोसिएटेड विद 6। तो हम अगर बात करते हैं कि चलो ठीक है, दिस इज R2, दिस इज R3, तो अगर ये R3 होता देन डिफाइंड होता, क्या डिफाइंड होता, तो सबसे पहले कौन इनपुट देता, R2, क्या दिया 1 से मिला अल्फा, अल्फा से मिला 1, मींस 1, 1। फिर ये इनपुट दिया 2 से मिला, बीटा से मिला 9, ओके, तो 2, 9। नेक्स्ट हमारे पास 3 इनपुट ही नहीं ले रहा है, तो इसके पास कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये कुछ काम का ही नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड R3 ओ R2। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, कंपोजिशन बोल रहे थे। ठीक है, तो अगर यहां पे हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिलेशन R1 दिया हुआ, एक R2 दिया हुआ है, हमें R1 ओ R2 निकालना है, कंपोजिशन R2 ओ R1 निकालना है, और उसका डोमेन रेंज भी निकालना है। ठीक है, इसका डोमेन, इसका भी डोमेन रेंज निकालना है, इसका भी डोमेन रेंज। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं R1 ओ R2 क्या होगा। तो ये कहां से हमारा इनपुट लेगा, R2 से। क्या इनपुट लिया, 2 से X, लेकिन X से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये 4 इनपुट लिया, क्या मिला Y, लेकिन Y कहीं है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब इसका डोमेन भी 5, रेंज भी 5। नेक्स्ट R2 ओ R1, R1 इनपुट लेगा, R1 क्या लिया 1, 1 से 2 का क्या मिला X, मींस 1, X। 1 इनपुट डाले, क्या मिला 6 का किससे है, Z के साथ में, मींस हमारे पास क्या हो गया 1, Z। नेक्स्ट हमारे पास है 2 इनपुट लिया, क्या मिला 4 से हमारे पास कहां पे जा रहा है, Z पे जा रहा है अगेन, तो हमारे पास 2 से कहां गया, Z पे। नेक्स्ट 3, 4 से अगेन हमारे पास, ये कैसे मैंने लिख दिया 4, Z, अच्छा ये कुछ और होगा, इसको हटाओ, ये गलती से मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही एसोसिएशन नहीं पॉसिबल है। हमारे पास 4, Y, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास है 4, Z, चलो ठीक है, हो सकता है, सॉरी। तो 2, 4 से हमारे पास क्या मिल रहा है, Z मिल रहा है और Y भी मिल रहा है, तो दोनों होगा। तो हमारे पास 2 डालने पे हमें Z भी मिलेगा, 2 डालने पे हमें Y भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 डाला, इनपुट 4 मिला,
4 से y भी मिल सकता है, z भी, तो हमारे पास 3, y भी रिलेशन में होगा, 3, z भी, क्योंकि देख रहे हो ना कि यहाँ 4 है, 4 से कहाँ जा रहा है, y पे भी जा रहा है, z पे भी जा रहा है, दैट मीन जो भी 4 पे आएगा वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 3, 6, क्या मिल रहा है 3 से 6, फिर 6 से क्या मिला, z, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, z। नेक्स्ट हमारे पास है 3 डाला, क्या मिला 8, और 8 से क्या है आपके पास x है, दैट इज 3, x। इसमें चेक कर लो कि क्या कोई रिपीट भी कर रहा है, तो हम देख रहे हैं ये दोनों रिपीट कर रहा है, तो एक को क्रॉस कर देते हैं। अब इसका डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होता है जी, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज। क्या है फर्स्ट एंट्रीज, 1 1 2 2 3 3, तो 1 2 3 इज आवर डोमेन। एंड व्हाट विल द रेंज, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज, x z y ओनली, x y z। तो ये था हमारा कंपोजिशन। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीजें हमने पढ़ी। एक बार और मैं कंपोजिशन पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। देखो, अगर हमारे पास कंपोजिशन क्या बताता है कि अगर ए से बी कोई रिलेशन है, बी से सी, तो ए से सी हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं इस दोनों को फॉलो करते हुए। कैसे, हम इनपुट डालेंगे यहां से और आउटपुट मिलेगा हमारा सी में, यही कंपोजिशन है। ठीक है, तो अब आपकी बारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। ठीक है, मैंने तो बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। आई होप आज के लेक्चर में मजा आया होगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करो, लेकिन मजा आ रहा है ना कि अच्छे क्वेश्चंस हम समझ रहे हैं, अच्छी चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बारी आपकी ये सारे क्वेश्चंस करने की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, और इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3, या फिर आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। ओके, दैट्स इट आज के लिए। ओके, बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।